वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम अपनी नई सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। ऑलरेडी हमने इसमें 2 वीडियोस डिस्कस किए हैं और उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम तीसरा वीडियो डिस्कस करेंगे, दैट इज द थर्ड सेक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 45। हम असल में देख रहे हैं सिलेबस का सेक्शन फर्स्ट, दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे, तो इसी पे हम क्वेश्चन असल में देख रहे हैं। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 reads, which of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? जो Dr. B.R. Ambedkar थे, he was the architect of Indian Constitution, father of Indian Constitution। उन्होंने बोला है इनमें से कौन सा राइट है जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी एंड ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इनमें से कौन सा है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इट इज अ स्पेशल राइट एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस राइट जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेफ गार्ड हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो आर्बिट्री एक्शन ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट हैं उनको ये राइट चेक करता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस राइट वी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एनफोर्स अदर फंडामेंटल राइट्स। सो इट इज अ वेरी स्पेशल right, and Dr. B.R. Ambedkar, the father of Indian Constitution, has rightly said that this right is the heart and soul of the Constitution। So आपको Indian Constitution के हिसाब से ये बात पता होनी चाहिए that right to constitutional remedies जो आर्टिकल 32 है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बिकॉज इट safeguards the other fundamental rights। Okay, so now let us move to the question number 32। The purpose of inclusion of directive principles of state policy in Indian Constitution is to establish। directive principles of state policies आपके सिलेबस में है और ये क्वेश्चन बोलता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस क्या है। क्या उसका पर्पस है? ऑप्शन ए, टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी टू एस्टैब्लिश सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी गांधीयन डेमोक्रेसी, या ऑप्शन डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज टू एस्टैब्लिश, ऑप्शन डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आपके सिलेबस में है एंड the purpose of fundamental rights is to establish political democracy। Okay, but the purpose of directive principles of state policy is to establish social and economic democracy। Okay, so इसमें गांधीयन डेमोक्रेसी के भी बारे में लिखा है, but mainly the purpose is to establish social and economic democracy। Okay, now moving to the question 33rd। climate of Jammu plains is typical। ऑप्शन ए, monsoonal climate, temperate climate, Mediterranean climate, none of these। सो जो जम्मू प्लेन्स है उसका क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ जम्मू प्लेन्स इज ऑप्शन ए, दैट इज मूनसूनल क्लाइमेट। देखिए, जो मूनसूनल क्लाइमेट है इसके बारे में आपको मैं बोलूंगा। जो मूनसूनल क्लाइमेट है इसका एक फीचर है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर इज ए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, और पूरा जो इंडिया है उसका मूनसूनल क्लाइमेट है और हमारे जे में सिर्फ जम्मू प्लेन्स जो है यहाँ पे मूनसूनल क्लाइमेट है। जम्मू माउंटेन्स एंड द कश्मीर वैली यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जे में जम्मू प्लेन्स में मूनसूनल क्लाइमेट है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूनसूनल क्लाइमेट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स। देखिए क्या होता है, जो मूनसून आती है वो आती है फर्स्ट वीक ऑफ जून इंडिया को। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून केरला कोस्ट को हिट करती है और उसके बाद जम्मू वो पहुंचती हैं लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट विंड आती है ये। उसके बाद ये वापस रिट्रीट करती हैं, वापस निकलती हैं इंडिया से। पहले ये जम्मू से निकलती हैं फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ओके, उसके बाद ये पूरे इंडिया से जो रिट्रीट करती हैं ये रिट्रीट करती हैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, सो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूनसूनल क्लाइमेट एंड जम्मू क्लाइमेट जो है दैट इज टिपिकल मूनसूनल क्लाइमेट। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए।
Then moving to the 34th question. Gulmarg is a hill station and a popular skiing destination in J&K. Gulmarg is also known as, गुलमर्ग को क्या बोलते हैं? और मीडो ऑफ फ्लावर्स, द क्राउन ऑफ कश्मीर, गॉड्स ओन कंट्री, मीडो ऑफ गोल्ड. सो गुलमर्ग को क्या बोलते हैं? द आंसर इज, गुलमर्ग को बोलते हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स. देखिए जो कश्मीरी वर्ड में बोलते हैं गुल, गुल बोलते हैं फ्लावर को, और मर्ग बोलते हैं मैदान को. सो मीडो ऑफ फ्लावर्स, गुलमर्ग इज कॉल्ड मीडो ऑफ फ्लावर्स. मैंने इस स्लाइड में रखा है डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट फेमस प्लेसेस. जैसे श्रीनगर का नाम है वीनस ऑफ ईस्ट बोलते हैं श्रीनगर को. बदरवा को बोलते हैं छोटा कश्मीर और स्मॉल कश्मीर. सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को बोलते हैं. लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बडगाम को बोलते हैं. विलेज ऑफ शफर्ड्स पहलगाम को बोलते हैं. मीडो ऑफ गोल्ड सोनमर्ग को बोलते हैं. मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग को बोलते हैं. राइस बाउल ऑफ कश्मीर इज कुलगाम. होम ऑफ अमरी एप्पल इज शुपियान. जम्मू हिल्स शिवालिक, कभी भी आप जम्मू हिल्स सुनोगे तो दैट इज शिवालिक, जो हिमालयन रेंज का एक हिमालयन माउंटेन जो सिस्टम है उसका एक रेंज है, दैट इज शिवालिक माउंटेन रेंज. और जम्मू हिल्स आप सुनोगे दैट इज शिवालिक. ओके. अबोर्ड ऑफ फेरीज और होम ऑफ फेरीज इज परी महल. एंड गार्डन ऑफ ब्लेस इज ब्यूटीफुल गार्डन. निशात गार्डन जो है उसी को बोलते हैं गार्डन ऑफ ब्लेस भी. सो कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने ये सेकंड नाम रखे हैं इनके. ओके. एक चीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूं. मैंने एक वीडियो बनाया है जो है हाउ टू प्रिपेयर JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत. देखिए अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को देख लीजिए. मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखी है और आप खुद देख लीजिएगा आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, और आपके जो चांसेस हैं मैं गारंटी दे दूंगा आपको कि वो डबल हो जाएंगे. लेकिन आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा. मैंने सीक्वेंस, स्मार्ट सीक्वेंस रखी है और इंपॉर्टेंट टिप्स रखे हैं, वो सारे टिप्स आप देख लीजिएगा. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 35. Question number 35 reads, with respect to newly created post of CDS Chief of Defence Staff, which of the following statement is true? जो नया पोस्ट एक क्रिएट किया गया है दैट इज CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके हिसाब से ये कौन सा, नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा सही है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द फर्स्ट प्रपोजल फॉर CDS केम फ्रॉम 2000 करगिल रिव्यू कमेटी. यानी ये बोलता है जो पहला प्रपोजल आया है CDS का वो आया है 2000 करगिल रिव्यू कमेटी. ये आया था, करगिल रिव्यू कमेटी बनी थी जब करगिल वार के बाद ये कमेटी बनी थी, तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि CDS पोस्ट के लिए इन्होंने सजेस्ट किया था. ओके. सो सेकंड स्टेटमेंट, द CDS इज ए 4-star ऑफिसर selected from among the serving officers of the Indian Armed Forces, Army, Navy and Air Forces. 3 इंडियन आर्मेड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. जो CDS हैं ये 4-star ऑफिसर है और इसको सिलेक्ट किया जाता है अमंग इंडियन आर्मी, या इसको वहां से सिलेक्ट किया जाता है, या इंडियन नेवी से या इंडियन एयर फोर्स से सिलेक्ट किया जाता है. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट. देन थर्ड स्टेटमेंट, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑफिशियल्स एज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स अमंग सर्विंग चीफ्स. यानी जो आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयर फोर्स चीफ जो है इनमें फिर ये 4th पोस्ट है और ये बनता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स. जैसे आप देखोगे जो कैबिनेट होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स, या अगर आप देखोगे स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसको भी बोलते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स. ऐसे ही जो CDS हैं ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स. सो इनमें ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं. Then fourth statement is, General Bipin Rawat took over as the first CDS on 1st January 2020. जो जनरल बिपिन रावत हैं वो पहले CDS ऑफिसर बन गए ऑन 1st January 2020. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये सारे ऑप्शंस सही हैं अबाउट CDS. ओके. See, this is the General Bipin Rawat who became the first CDS on 1st January 2020. Okay. So let us move to the next question. Who among the following was recently awarded Padma Bhushan from J&K in the field of public affairs? Recently किसको पद्म भूषण दिया है? जम्मू एंड कश्मीर से है और इनको इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर से दिया है वो. ऑप्शन ए डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन बेग, देन जावेद अहमद टाक एंड गुलाम नबी आज़ाद.
द आंसर इज पद्म भूषण मिला है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को। जावेद अहमद टाक को भी मिला है, लेकिन इनको पद्मश्री मिला है। ओके, सो रिसेंटली पब्लिक अफेयर्स में पद्म भूषण मिला है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को। देखिए, पद्मा अवार्ड जो हैं, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। पहले हैं भारत रत्न, उसके बाद है पद्मा अवार्ड्स। और पद्मा अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स आते हैं। उसमें पहला आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण एंड फिर बाद में पद्मश्री। और ये वेरियस फील्ड्स में दिए जाते हैं, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, सपोर्ट्स, सिविल सर्विस एटसेट्रा। ओके, सो जो पद्म विभूषण है ये अवार्ड किया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पद्म भूषण दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। और इनका अनाउंसमेंट जो होता है इन अवार्ड्स का, वो होता है रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ओके, और ये दिया जाता है प्रेसिडेंशियल हाउस, जो राष्ट्रपति भवन है, वहां दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अराउंड मार्च एंड अप्रैल एवरी ईयर। ओके, सो ये पद्म अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको कुछ नॉलेज दे दी। देन मूविंग टू द 37th क्वेश्चन, द अमर महल पैलेस planned by French architect in 1862 is located on which river bank? जो अमर महल पैलेस हैं, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, और ये किस बैंक पे लोकेटेड हैं? तावी, जहलम, चनाब एंड इंडस। द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज तावी। ओके, देखिए, जो अमर महल पैलेस हैं, ये पहले पैलेस था, अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, और ये बनाया था फ्रेंच आर्किटेक्ट ने फॉर राजा अमर सिंह। ओके, और फिर यहाँ पे जो महारानी तारा देवी हैं, वाइफ ऑफ लेट महाराजा हरि सिंह, लास्ट रूलर ऑफ J&K एंड सन ऑफ राजा अमर सिंह, वो यहाँ पे रहती थी टिल 1967। उसके बाद उनके बेटे डॉक्टर करण सिंह ने इसको एक ट्रस्ट उन्होंने बनाया, हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, अपनी माँ के नाम से, और इसको फिर कन्वर्ट किया म्यूजियम में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे है गोल्डन थ्रोन वेइंग 120 kg, पहाड़ी मैनिचर, कांगरी मैनिचर पेंटिंग्स, a library of 25 antique books, okay, and many rare art collections। और अगर आप अमर महल पैलेस जाना चाहते हो, ये है इन जम्मू सिटी ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर तावी। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। wheat is sown in mid October, mid November and harvested in March। wheat grows well in cool moisture climate and ripens in a warm and dry climate। आपके सिलेबस में है क्रॉप्स फ्रॉम J&K एंड इंडिया। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। ये बोलता है क्वेश्चन, वीट जो है वो हम सो करते हैं मिड अक्टूबर एंड मिड नवंबर, और हार्वेस्ट करते हैं मार्च में। और वीट ग्रो करता है वेल इन कूल मॉइस्चर क्लाइमेट एंड राइपनेस इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। सो which of the statement is true? Both the statements are true about the wheat। See, wheat is one of the most consumed cereal grain and it is a rabi crop। okay, rabi crop को हम सो करते हैं मिड अक्टूबर एंड मिड नवंबर में। wheat भी रबी क्रॉप है, सो इसको भी हम सो करते हैं मिड अक्टूबर एंड मिड नवंबर में, और हार्वेस्ट इसको हम करते हैं इन मार्च। और ये ग्रो करता है वेल इन कूल मॉइस्चर क्लाइमेट एंड राइपन्स वेल इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। The cool winters and the hot summers are conducive to a good crop। A cloudless sky having bright sunshine during the ripening and harvesting period will make better quality wheat। और winter rainfall जो जम्मू J&K में होता है, वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, एंड दैट इज आइडियल फॉर द रबी क्रॉप हियर। ओके, सो ये पूरे रबी क्रॉप्स के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following is true regarding the climate of Kashmir Valley? सिर्फ कश्मीर वैली के बारे में यहाँ चीजें बोली गई हैं, और ये बोलता है कि इनमें से कौन सी चीजें ट्रू हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली। पहला ऑप्शन, विंटर्स इन कश्मीर वैली और माइल्ड, जो विंटर्स हैं वो कश्मीर वैली में माइल्ड होते हैं। दूसरा ऑप्शन, द मैक्सिमम स्नोफॉल ओकर्स इन जनवरी। थर्ड, जुलाई इज द हॉटेस्ट मंथ। Fourth, diurnal range of temperature is quite pronounced in the month of October। So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ सही है। यानी यहाँ जो मैक्सिमम स्नोफॉल होता है वो जनवरी में होता है और जुलाई इज द हॉटेस्ट मंथ और डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन मंथ ऑफ अक्टूबर। यानी जो दिन का टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर अक्टूबर में कम होता है और ये क्वाइट प्रोनाउंस्ड है, ये आप देखोगे उस टाइम में। और जो विंटर्स इन कश्मीर वैली हैं दे आर सीवियर, दे आर नॉट माइल्ड। यहाँ समर्स माइल्ड होते हैं बट विंटर्स सीवियर होते हैं। सो ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K? जो प्रिंसली स्टेट है कश्मीर की, इसका फाउंडर और फर्स्ट महाराजा कौन थे? दैट वाज महाराजा गुलाब सिंह। ओके, then question number 41, the sustainable development goals recognizes that all countries must stimulate action in the following key areas। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बोलता है कि जो सारी कंट्रीज हैं उनको स्टिमुलेट करनी है एक्शन इन द फॉलोइंग की एरियाज। आपके सिलेबस में है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ऑप्शन बी, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, प्लांट्स एंड प्लानिंग। ऑप्शन सी, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, प्लांट्स एंड पार्टनरशिप। ऑप्शन डी, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्लानिंग। द आंसर इज पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। प्लांट्स एंड प्लानिंग नहीं है। ओके, सो पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42, what is the minimum population below which panchayats at the intermediate level are not constituted as per provisions of the Constitution 73rd Amendment Act? यानी ये बोलता है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि इंटरमीडिएट लेवल जो है पंचायती राज सिस्टम के वो हम बना सकें, और अगर उससे नीचे पॉपुलेशन होगा तो इंटरमीडिएट लेवल कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है। द आंसर इज दैट इज 20 लाख कम से कम पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब इंटरमीडिएट लेवल बनती है पंचायती राज सिस्टम में। ओके, सी मैंने आपको बताया था जो ग्राम पंचायत 3 लेवल्स होती हैं, 3 टायर्स होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत हैं दिस इज एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कम होगी तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल है पंचायत समिति, ओके, ब्लॉक लेवल पे, तो ये फिर नहीं बनाया जाता है। सो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 20 लाख पीपल होने चाहिए, तब ये इंटरमीडिएट लेवल बनती है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 43rd, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लुक आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट नीड्स देखती हैं एग्रीकल्चर की और रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? FCI, IDBI, NABARD, ICAR। द आंसर इज NABARD। ओके, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, NABARD एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और आपको इसके बारे में नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए, और आपके सिलेबस में भी है एग्रीकल्चर के बारे में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो NABARD आप याद रख लीजिएगा, इट नीड्स द क्रेडिट, इट सीज द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, क्वेश्चन 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। First statement, the industrial policy of 1948 was the first industrial policy statement by the government. Second statement, it gave leading role to the private sector. देखिए जो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी है दैट वाज ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, लेकिन इट गेव लीडिंग रोल टू प्राइवेट सेक्टर ये गलत है, बट इट गेव लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। इसने पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया था। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आगे हुए थे 90s में। ओके, वो हम बाद में देखेंगे, जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें अच्छे से देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम इन 1948 एंड इट गेव लीडिंग रोल टू पब्लिक सेक्टर, नॉट टू द प्राइवेट सेक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 45, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adopted fundamental rights from the constitution of। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसने फंडामेंटल राइट
अडॉप्ट किया है, यानी फंडामेंटल राइट का सोर्स जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रशिया। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको लिया गया है बहुत सारे जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है, और सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें है, ऑलमोस्ट 50% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, एंड इट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। वहीं से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है वहीं से इसको लिया गया है, फ्रॉम द चैप्टर बिल ऑफ राइट्स से। सो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो होगा 46 to 60 क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे, यानी फिर से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।